हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट डू द कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू। आखिरकार कमिटीज़ होती क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट की कमिटीज़ क्या होती है और उनका रोल क्या होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है। A significant feature of the legislative process is the appointment of the committees for the various legislative purposes। तो जब हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि बिल से लॉ कैसे बनता है ना, पूरा प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड करा। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखा कि बिल को रेफर किया जाता है कमिटीज़ को, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में कमिटीज़ का रोल जो है, कमिटीज़ की अपॉइंटमेंट, कमिटीज़ का जो रोल है लेजिस्लेशंस को बेटर बनाने में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। These committees play a vital role not merely in the law making but also in the day to day businesses of the house। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जब कानून बनाया जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में ही कमिटीज़ का रोल होता है। तो कमिटीज़ का रोल लॉ मेकिंग के साथ साथ में जो डे टू डे बिजनेसेस ऑफ द हाउस होता है उसमें भी होता है। जैसे कि बहुत सारी कमिटीज़ ऐसी होती है जो रूल्स कमिटीज़ के तौर पर काम करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ के तौर पर काम करती है, कि जो हाउस का जो बिजनेस है, लोकसभा का जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, राज्यसभा में जो प्रोसेस होता है डिस्कशन का, डिबेट का, बिल को पास करने का, ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक और बहुत स्मूथ तरीके से चले। तो पूरी पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी बहुत सारी जो कमिटीज़ होती है वो डे टू डे बिजनेस का स्मूथ कंडक्ट हो सके, इस चीज़ को इंश्योर करती है। तो एक तरफ क्या है कमिटीज़ का रोल, क्या है, एक तरफ कमिटीज़ का रोल आता है लॉ मेकिंग में, वहीं दूसरी तरफ हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, डे टू डे स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करने में भी कमिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करी गई है दैट सिंस पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशंस इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल। तो हमें पता है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट के, अच्छा कमेंट करके बताना कि पार्लियामेंट के एक साल में कितने सेशंस होते हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है। तो जब आप वो अंडरस्टैंड कर लोगे ना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिसर्च कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये रिसर्च करने के बाद कि पार्लियामेंट के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है। पार्लियामेंट के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर पार्लियामेंट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है, तो फिर जो डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, हर एक चीज़ में इतना लंबा टाइम पर डिबेट डिस्कशन किया जाता है, तो वो कहाँ होता है, वो चीज़ हमारी होती है कमिटीज़ में। सो द मेकिंग ऑफ द लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन। दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें किसी भी कानून को बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। ठीक है। और कानून बनाने का प्रोसेस तो लंबा होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम चाहिए होता है वो कानून में डिस्कस करने में होता है। ठीक है। हर एक क्लॉज पर डिस्कस करना है, हर क्लॉज पर डिस्कस करने के बाद डिबेट करना है, उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है, कि अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, अगर उसका कोई लूप होल है तो उसको कैसे रिमूव करें ताकि हमारा जो कानून बने वो सबसे अच्छा कानून बन सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इशू की। ठीक है, कौन से इशू पर हम कानून बना रहे हैं, उसमें क्या क्या डिमांड हो सकती है, और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी चाहिए होगा। और ये चीज़ पार्लियामेंट के नॉर्मल सेशंस में तो नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास होता है कम टाइम। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम जब हमें डिस्कशन के लिए चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर करते हैं, अपनी कमिटीज़ के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक स्टडीइंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, looking into expenditure incurred by the various department, investigating the cases of corruptions, etc. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ परफॉर्म सच फंक्शंस। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को कुछ पैसे चाहिए होते हैं अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जाता है। ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डिमांड होती है, कुछ सर्टेन ग्रांट उसको मिले, तो उस चीज़ को स्टडी करना। ठीक है। और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्टडी करना, साथ ही साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कितना खर्चा करा है, क्या वो सही तरीके से खर्च किया गया है, या फिर अगर कहीं पर करप्शन का कोई केस है तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करवाने का काम, इन्वेस्टिगेशन करने का काम, सारी रिपोर्ट्स को देखने का काम, एनालाइज करने का काम, उसके बेसिस पर पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करने का काम कौन करता है, ये सारे के सारे काम हमारी कमिटीज़ करती है। ये सारे के सारे काम हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करती है। इसीलिए जो मेन वर्क होता है ना पार्लियामेंट का, वो हमारे सेशंस में नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली सेशंस में आप क्या देखोगे, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, डिसरप्शंस हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है,
नॉर्मली आप ये देखोगे। अब इस कंडीशन में खुद सोचो, क्या शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कशन डिबेट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है कि नॉर्मली जब सेशंस होते हैं, सेशंस के अलावा जो हमारी कमिटीज़ होती हैं, वहाँ पर हमारा रियल काम होता है। हमारा वाकई में जो काम होता है ना, वो कमिटीज़ के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसी में ही हम देखते हैं कि कानून में क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, और जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं डे टू डे बिजनेस के, वो भी कमिटीज़ में होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट काम है, करप्शन अगर कहीं हो जाता है तो उस पर क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारे के सारे काम, यानी कि जो पार्लियामेंट का जो रियल फंक्शनिंग होता है ना, वो सेशंस में नहीं होता। ठीक है, रियल फंक्शनिंग, रियल डिबेट होती है कमिटीज़ के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंस होती है कमिटीज़ की। ठीक है। Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committee. There are over 20 such department-related standing committees. तो हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। दो प्रकार की कमिटीज़ होती है, देखो, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो कमेटी परमानेंट है। ठीक है, वो क्या है, परमानेंट कमेटी है। एडहॉक का मतलब होता है कि कुछ कमिटीज़ ऐसी होती है जो टेम्पररी होती है, जो कि क्या होती है, टेम्पररी होती है। किसी एक पर्टिकुलर बिल पर डिस्कस करने के लिए सपोज कोई कमेटी बना दी, तो वो क्या हो गया, एडहॉक कमेटी बन गई। जैसे ही उस पर्टिकुलर बिल पर डिस्कशन खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो कमेटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है वो परमानेंट रहती है। ठीक है, वो हमेशा के लिए रहती है। तो ये डिफरेंस होता है स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमिटीज़ के बीच में। तो कितनी एट प्रेजेंट कितनी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि एट प्रेजेंट 24 के आसपास हमारी डिपार्टमेंट कमिटीज़ हैं। कितनी है हमारी कमिटीज़ एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है 24। ठीक है, ये 20 नहीं है, 24 होनी चाहिए। तो स्टैंडिंग कमिटीज और क्या है, स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड द बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या करती है, 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करेगी, वो देखो, स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है। जैसे एग्रीकल्चर की अपनी एक स्टैंडिंग कमेटी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एग्रीकल्चर में कितना बजट मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलने चाहिए, वो कौन डिस्कस करेगा, ये स्टैंडिंग कमेटी करेगी, एग्रीकल्चर वाली। सिमिलरली एग्रीकल्चर में जो भी काम हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर है, जो बिल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें कौन देखेगा, बिल्स कौन देखेगा कि पैसा सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारे के सारे काम वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, वो करेगी। तो एग्रीकल्चर की भी कमेटी है, डिफेंस की अपनी कमेटी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की अपनी कमेटी है। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री में अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो हर डिपार्टमेंट की क्या होती है, अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है। और वो स्टैंडिंग कमेटीज़ डिपार्टमेंट के जितने भी मोटे मोटे काम होते हैं, बजट्स को देखना, डिस्कस करना, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करना, जो भी उसमें बिल होते हैं उन बिल्स को देखना, ये सारे के सारे काम होते हैं किसके, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है उसके। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में तो हमने समझ लिया। दूसरी और कमिटीज़ होती है, वो होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। क्या होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कैन बी सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, लाइक द जॉइंट कमिटी टू डिस्कस, एक सेकेंड, to discuss the bill or for the purpose of investigating the financial irregularities. Members of these committees are selected from both the houses. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको JPC बोलते हैं, इसको ऐसे समझो। हमें पता है कि जब भी कोई बिल आता है सदन में, लोकसभा में आए या फिर राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर बिल को किसी कमेटी के पास रेफर कर दिया जाता है। तो हाउस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देगा। सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है हर हाउस की अपनी सेलेक्ट कमेटी होती है। लोकसभा की अपनी सेलेक्ट कमेटी है, राज्यसभा की भी अपनी सेलेक्ट कमेटी होती है, जिसमें उसके ही मेंबर होते हैं। या तो इस तरीके से वो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दे, या फिर उस बिल को वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है कि लोकसभा के भी कुछ मेंबर होंगे, राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के ही कलेक्टिवली क्या होते हैं, मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो दोनों तो कोई भी बिल या तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा सकता है, एंड उनको बोला जा सकता है कि आप इस पर डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद रिपोर्ट तैयार करना इस पर्टिकुलर बिल पर। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी काम क्या है, जो भी बिल उनको रेफर किए जाएंगे उन बिल पर डिस्कस करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना, ठीक है, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं वो ऐड करना। समझ में आ गया? अच्छा, द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब हम लोग इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में कमिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वैसे तो अब तक हम लोगों ने कमेटी के रोल, कमेटी की फंक्शनिंग सब कुछ तो वैसे पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। सबसे पहला काम क्या है कि जो पार्लियामेंट का जो बर्डन है ना, इतने सारे बिल पर डिस्कस करना, इतने लंबे टाइम पीरियड तक डिस्कस करना, वो सेशंस में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सेशंस का बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो वो चीज़ रियलिटी में कहाँ होती है, हमारी कमिटीज़ में होती है। इसीलिए पार्लियामेंट का जो काम होता है, मेन काम डिस्कशन का, एक्चुअली में डिस्कशन, सही मायने में सही तरीके से डिस्कशन एंड डिबेट कहाँ हो रही है, हमारी पार्लियामेंट की जो सारी डिबेट होती है, इंपॉर्टेंट डिबेट्स वगैरह, जो सही मायने में हमारी कमिटीज़ के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर टू द कमिटीज़। जो जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो जनरली क्या कर दिए जाते हैं, वो कमिटीज़ को ही रेफर कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो रियल पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तो क्या होता है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा तो मैं चलती रहती है, तो वहाँ पर तो डिस्कशन और डिबेट शांतिपूर्ण तरीके से तो होने से रहा, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए वो चीज़ रेफर कर दी जाती है कि ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में या तो भेज दो या फिर सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, ठीक है, और फिर उसके बाद कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझो कि बार बार कमिटीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में क्यों बताया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए बताया जा रहा है, देखो कि हमारा जब भी कानून कोई भी बनता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी कमिटीज़ करती है। क्यों? सबसे पहली चीज़ कि जब कमेटी में जो मेंबर होते हैं ना, कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोकसभा से भी होते हैं, वो राज्यसभा से भी होते हैं, ठीक है, अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कमिटीज़ में बेटर तरीके से डिस्कशन और डिबेट हो सकता है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू सेशंस, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब अपोजिशन गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ के कंपैरिजन में बेटर डिस्कशन कमिटीज़ में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो, वो लोग अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके डिस्कस करते हैं। किससे? पार्टी पॉलिटिक्स के मुद्दे से ऊपर उठ करके डिस्कस करते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या अच्छी चीज़ है, उस नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों पर डिबेट और डिस्कस करते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है, ठीक है। वरना पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का एक तरीके से काम होता रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो हमारी कमिटीज़ हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के मेंबर्स भी, अपोजिशन के मेंबर्स भी क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स उस पर्टिकुलर कमेटी में हैं वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर ऊपर उठ करके डिस्कस करेंगे, एंड इसीलिए कंसेंसस बन जाता है वहाँ पर आराम से, ठीक है। समझ रहे हो? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गया कि पार्टी पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो वो होती है कि कमिटीज़ जो है ना, कमिटीज़ लंबे टाइम तक डिस्कस करेगी, तो वो एक्सपर्ट की एडवाइस भी लेगी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स मिलकर के काम करेंगे, डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्सपर्ट एडवाइस लिया जाएगा, साथ ही साथ में पब्लिक ओपिनियन भी पूछा जाएगा, लोगों से भी बातचीत करी जाएगी, उनका क्या राय है किसी पर्टिकुलर लॉ पर, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पर, उनसे ओपिनियंस लिए जाएंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल से ओपिनियन लिए जाएंगे, तो इसीलिए क्या होगा, उनके सजेशंस को फिर बिल में ऐड किया जाता है। इसी चीज़ को बोला जाता है कि बिल में वैल्यू एडिशन, कि जो ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट को बेहतर कैसे किया जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन की ओपिनियंस को जानकर, पब्लिक से ओपिनियन लेकर के, तब जा करके और अच्छे अच्छे प्रोविजंस उस बिल में ऐड किए जाते हैं, एंड फाइनली जो कमिटीज़ बिल बनाती है, जो फाइनली चेंज करते हुए जो फाइनल बिल आता है, इसीलिए वो बेटर बिल होता है, ठीक है, इसीलिए वो एक इफेक्टिव बिल हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर पाई है, ठीक है। इसके अलावा द पार्लियामेंट हैज़ merely approved the work done in the committees with few occasional alterations. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. But parliament rarely rejects the suggestions which is made by the committees. क्या बोल रहा है कि जो भी कमेटी एक बार डिसाइड कर लेती है, जो भी कमेटी में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वो क्या किया जाता है, वो जनरली पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती ही करती है, ठीक है। समझ रहे हो? तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट एक्सेप्ट करेगी, और फाइनली जब लोकसभा भी अप्रूव कर देगी, राज्यसभा भी अप्रूव कर देगी, तो क्या होगा, तो बजट हो या फिर कोई भी बिल हो, तो वो क्या होगा, कोई भी बजट हो या फिर कोई भी बिल हो, तो वो अप्रूव फाइनली तभी होता है जब लोकसभा में भी अप्रूवल मिल जाएगी, राज्यसभा में भी अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज से कोई भी बिल जब आता है ना,
उसमें हमें पता है एक्सपर्ट ओपिनियन भी है, हमें पता है बहुत अच्छे फैक्ट्स भी है, बहुत अच्छा पब्लिक ओपिनियन भी इसमें ऐड किया गया है एंड पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वाकई में सही मायनों में डिस्कस किया गया है उस चीज़ पर। इसीलिए जो कमिटीज़ रिपोर्ट भेजती हैं उसको रेयरली रिजेक्ट करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है कि यार यहाँ पर अच्छे तरीके से काम हुआ है, ठीक है, सही मायने में सही तरीके से काम हुआ है, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, हर किसी के ओपिनियन को सुना गया है एंड कोई अपोजिशन गवर्नमेंट में जो तू मैमे वाली चीज़ है ना वो नहीं है वहाँ पर। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डेलिब्रेशन डिस्कशन के साथ में चीज़ें आई हैं, इसलिए फ्रूटफुल तरीके से जो भी प्रोविजंस है वो ऐड किए गए हैं, इसीलिए रिजेक्ट नहीं करे जाते हैं। जनरली जो भी सजेशंस दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉ में जो चेंजेस करे जाते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है एंड दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कमिटीज़ की कमिटीज़ जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट का रियल में फंक्शनिंग कहाँ होता है, तो पार्लियामेंट का रियल फंक्शनिंग हम जो डिबेट्स में देखते हैं ना रेगुलर बेसिस पर, वो नहीं होता है, सेशंस में नहीं होता, कमिटीज़ के अंतर्गत होता है, ठीक है। कमिटीज़ में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके नेशनल इंटरेस्ट में डिस्कस करना, डिबेट करना, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो करना, ब्यूरोक्रेट्स की एडवाइस को लेना, पब्लिक के ओपिनियन को लेना, इस तरीके से जा करके हमारे कानून को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये चीज़ है रियल प्रोसेस की। आखिरकार हमारे यहाँ पर एक तरफ तो इंट्रोडक्शन हो गया और डिस्कस डिबेट जो भी पार्लियामेंट में चलती है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी जो रियल चीज़ है वो है हमारी कमेटी में किस तरीके से काम होता है, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है, वी.एन. गडगिल के द्वारा क्या बोला गया है। The nature of legislature is such that there are restrictions only so far as the procedure is concerned, but in substance there is no restriction, no limitation on the sovereignty or legislature, sovereignty of the parliament or legislature. तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना उस पर रेस्ट्रिक्शंस तो है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पहले लोकसभा में लेकर के आओ, फिर उसके बाद डिस्कस करो, डिबेट करो, कमेटी में भेजो, कमेटी में भेजने के बाद जब पास कर वोट कर दिया जाएगा तो वोट करने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये पूरा प्रोसीजर है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना। इस प्रोसीजर से आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस प्रोसीजर से आप बचा लो किसी बिल को, नहीं, लोकसभा में भी वो चीज़ डिस्कस करी जाएगी, राज्यसभा में भी वो चीज़ डिस्कस करी जाएगी। तो प्रोसीजर के मामले में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बट रियलिटी में अगर हम देखें ना, रियलिटी में अगर हम देखें तो कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट की पावर के ऊपर या लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होती है तो गवर्नमेंट कोई भी कानून लेकर आ सकती है, उस पर डिस्कशन एंड डिबेट करवाते हुए उस पर्टिकुलर कानून को पास इजीली करवा लेती है। इसीलिए बोला जाता है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी पर्टिकुलर लॉ, अगर वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंतर्गत है तो जो भी कानून लीगल होगा उसको आराम से गवर्नमेंट लेकर आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लोकसभा में भी मेजॉरिटी होगी, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी एंड इसीलिए लीगली अगर हम देखेंगे तो सब्सटेंस वाइज या रियल वाइज में अगर हम देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्लियामेंट की पावर के ऊपर, समझ रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी मेजॉरिटी के बलबूते पर कानून लेकर आ सकती है, लोकसभा में भी पास करवा लेगी, राज्यसभा में भी पास करवा लेगी और प्रेसिडेंट को तो फिर साइन करना ही होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, कमिटीज़ के बारे में हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।